बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। हाँ जी, माइक टेस्टिंग हो गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक टेस्ट करना होता है ना, आवाज आ रही है नहीं आ रही, इसलिए मैंने गाना गाया। मैं किसी से कहूँगा नहीं। ये मेरे फ्रेंड ने गाया था। उसका एक वीडियो है द चार्टेड अकाउंटेंट सिंगर। गाने का बहुत शौक है और उसका मैंने वीडियो डाला है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे द चार्टेड अकाउंटेंट सिंगर तो आपको मिल जाएगा। सिद्धार्थ अग्रवाल का वीडियो है, ज़बरदस्त है, अच्छा गाता है, बचपन से गा रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा एग्जामिशन का हम चैप्टर कर रहे हैं और मैंने आपके जो है बुक तैयार कर ली है। हालांकि मैं आपको फेसेस में बुक दूंगा, यानी अभी एग्जामिशन, डिडक्शन, टीडीएस वो सब कराऊंगा आपको जो रिमेनिंग चैप्टर हैं आपके, और उसके बाद मैं आपको पूरी ई बुक दे दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दूंगा सभी के लिए। उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट ला सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, जो चीज़ें हमने नोट्स में लिखी है उसी को टाइप करवा दिया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कराया है। हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना @योगेश वर्मा क्लासेस, और वहाँ से आप ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? हैंड रिटन नोट्स, पुराने नोट्स जो चेंजेस हुए हैं उसके साथ दोनों मिल जाएंगे आपको। और ये जो है ये आपको कोर्स मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगा। और हाँ, गूगल ड्राइव पे भी अपलोड कर दूंगा, दोनों जगह मिल जाएगा। आई थिंक गूगल ड्राइव पे ही अपलोड कर दूंगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एग्जेम्पशन हम करने वाले हैं, डिडक्शन हम लोग करने वाले हैं। इनकम टैक्स में आपकी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एग्जेम्पशन, एक होता है डिडक्शन। एग्जेम्पशन का मतलब होता है ऐसी इनकम जिसमें से या तो थोड़ा सा पोर्शन इनकम नहीं माना जाएगा या फिर पूरा पोर्शन जो है वो इनकम नहीं माना जाएगा। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए एग्रीकल्चरल इनकम है तो सेक्शन 10(1) में लिखा है कि इस पे टैक्स नहीं लगेगा, आप उसे इंक्लूड ही नहीं करेंगे। ऐसी बहुत सारी इनकम है जहां पर लिखा है कि थोड़ी सी इनकम आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, बाकी टैक्सेबल होगी, यानी अप टू अ सर्टेन अमाउंट एग्जेम्प्ट होगी। इसे बोलते हैं पार्शियल एग्जेम्पशन, कि 100 रुपए, 200 रुपए, 10%, 20% एग्जेम्प्ट होगा, बाकी टैक्सेबल होगा। और इसे बोलते हैं कि पूरी की पूरी इनकम ही एग्जेम्प्ट रहेगी, फुल एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन का मतलब ये इनकम आपका ग्रॉस टोटल इनकम के लिए पार्ट बनेगी ही नहीं, जो आप हेड्स में इनकम निकालते हैं उसका पार्ट बनेगी ही नहीं। जो डिडक्शन होता है उसका फंडा अलग है। इनकम टैक्स में आपको दो तरीके की डिडक्शन मिलती है। पहली होती है इंडिविजुअल चैप्टर में, जैसे कि सैलरी में 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, हाउस प्रॉपर्टी में 24A में मिलती है आपको 30% NAV की डिडक्शन। ऐसी बहुत सारी डिडक्शन आपको एक एक चैप्टर में मिलती है। PGBP में आपको मिलती है जो एक्सपेंस आप डेबिट करते हैं उसकी डिडक्शंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर डेबिट करने की डिडक्शन, बहुत सारी चीजें मिलती है। दूसरी टाइप की डिडक्शन होती है जो आप अपनी इनकम कैलकुलेट करने के टाइम माइनस नहीं करते, बल्कि पहले आप हर हेड की इनकम निकाल लेते हैं और जिसका टोटल GTI आता है उसमें से आप माइनस करते हैं, उसमें से आप डिडक्शन को माइनस करते हैं। ये दूसरी तरीके की डिडक्शन होती है। तो ये वाली जो डिडक्शन है आपकी इंडिविजुअल चैप्टर की, ये तो हम इंडिविजुअल चैप्टर में कर लेंगे, और ग्रॉस टोटल इनकम से जो डिडक्शन माइनस होती है वो हम अब करेंगे। सिमिलरली मैंने आपको बहुत सारी एग्जाम्पशंस ऐसी करा दी है जो चैप्टर चैप्टर के साथ हमने करी है। हालांकि आज हम उसके अलावा जो बाकी होगी आपकी एग्जाम्पशन उस पर चर्चा करेंगे। ये क्या होता है, ये क्या होता है, मैंने आपको अभी बता दिया है। आज का जो चैप्टर है वो एग्जाम्पशन के बारे में है, और सेक्शन 10 जो है वो एग्जाम्पशन का सेक्शन है जिसमें क्लॉजेज लिखे हुए हैं। वो सभी क्लॉजेज जो आपके लिए रेलेवेंट है वो मैं आपको करा रहा हूं। मैं आपको पूरा सेक्शन 10 नहीं करा रहा हूं, जो आपके लिए रेलेवेंट है वो मैं आपको करा रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करा रहा हूं, क्योंकि इसमें से एग्जाम में ज्यादा कुछ नहीं आता है, सिर्फ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पशन पूछी जाती है, जो हमारी ऑलमोस्ट हो जाएगी अगर हम ये वाली चीजें कर लेते हैं जो मैंने लिस्ट बनाई है। पॉइंट नंबर 1 है एग्रीकल्चरल इनकम, जो सेक्शन 10 क्लॉज 1 में ही एग्जेम्प्ट है। पहले ही क्लॉज में लिख दिया एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पे आपका टैक्स नहीं लगेगा। अभी आपको मालूम है कि प्याज के दाम बहुत बढ़ गए हैं, अनियन के जो प्राइसेस हैं वो बहुत बढ़ गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं। तो एक का मैंने अभी देखा था, एक बंदे ने 15 लाख रुपए का लोन लिया और उसने प्याज उगाए, आज वो करोड़पति है, 1.08 या 1.68 करोड़ से उसने कमा लिए। तो ये पूरी एग्रीकल्चरल इनकम है, एग्जेम्प्ट होगी।
अगर उसकी सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम है और कोई इनकम नहीं है, पूरी पूरी एग्जेम्प्ट होगी, कोई टैक्स नहीं लगेगा। मैंने फेसबुक पे पोस्ट देखी थी, शेयर भी करी थी और इसीलिए आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव बाय मेंबर ऑफ हब फ्रॉम हब बिजनेस इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 2 एंड इफ रिसीव बाय पार्टनर ऑफ फर्म फ्रॉम फर्म देन इट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 2A। ये क्या लिखा हुआ है भाई यहाँ पे? दोस्तों इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि आप एक बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म का, तो उसमें जो पार्टनरशिप फर्म का P&L बनेगा तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट आएगा, आप उस पर टैक्सेस वगैरह दे देंगे और टैक्स देने के बाद जो यहाँ पर आपकी आफ्टर टैक्स का जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो आप पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। यानी जिस पार्टनर का जितना शेयर है आप उस अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। प्रॉफिट लॉस आएगा तो भी बटेगा। तो ये जो प्रॉफिट यहाँ पर बटा है ना, इसको बोला कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आपने शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करा है, सिर्फ उसी को हम इनकम नहीं मान लेंगे। हफ का अगर कोई बिजनेस है और हफ ने अपने मेंबर का शेयर उसके नाम पर क्रेडिट किया है तो सिर्फ उसी को हम इनकम नहीं मान लेंगे, क्योंकि हफ के मेंबर और फर्म के पार्टनर को जो हमने क्रेडिट किया है उस पर ऑलरेडी हफ ने टैक्स दे दिया और हफ ने उसे डिडक्शन में क्लेम नहीं किया। समझने की कोशिश करिए, फर्म ने उसको डिडक्शन में क्लेम नहीं किया है। मान लेते हैं ये फर्म का अकाउंट है और यहां पर सेल्स आ रही है, कुछ भी आ रही है सेल्स। अगर यहां पर पार्टनर की सैलरी डेबिट कर दी तो ये पार्टनर के लिए पीजीबीपी इनकम होगी, ये एग्जेम्प्ट नहीं होगा। पर यहां पर उसने जो भी माइनस किया वो करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आया उस पर टैक्स पे कर दिया और सिर्फ उसको अपने कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया है पार्टनर्स के, जिस रेशो में वो लेते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो एग्जेम्प्ट होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि फर्म ने ऑलरेडी पूरा टैक्स दे दिया है और सिर्फ अकाउंट में डाल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं दोबारा से टैक्स उस पर लगा दें हम। भोपाल के गैस विक्टिम हैं, उनको पेमेंट करी जाती है, बहुत टाइम पहले तभी आया था एक्ट, तो उसमें जो है इंक्लूड किया था 10(10)BB को। यदि उन्हें पेमेंट करी जाती है तो वो एग्जेम्प्ट होगी। आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, जहां पर भी चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव दिख रहा है, सोशल ऑब्जेक्टिव दिख रहा है, वो चीजें ज्यादातर एग्जेम्प्ट करी गई हैं। अब देखिएगा अगला पॉइंट नंबर 4, कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन डिजास्टर फ्रॉम गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी सेक्शन 10(10)BC में एग्जेम्प्ट है। अगेन सोशल पर्पस आ गया, डिजास्टर होता है, कोई कंपनसेशन मिलती है गवर्नमेंट से, लोकल अथॉरिटी से, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स ही नहीं लगेगा इसका मतलब है कि आप उसे इनकम का पार्ट नहीं बनाएंगे। LIC सम रिसीव्ड और एनी सम रिसीव्ड फॉर लाइफ इंश्योरेंस सेक्शन 10(10)D में एग्जेम्प्ट होता है, जिसे हम डिडक्शन के साथ पढ़ेंगे। कितना एग्जेम्प्ट होता है? पूरा एग्जेम्प्ट होता है अगर आपने कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई किया है, उसे हम पढ़ेंगे डिडक्शन के साथ। फिलहाल मान लीजिए कि लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम आप पे करते हैं उसकी आपको डिडक्शन मिलती है 80C में। जब वो पॉलिसी मैच्योर होकर आपको पूरी पॉलिसी का अमाउंट मिलता है वो आपके लिए एग्जेम्प्ट होगा, और कब होगा वो हम पढ़ेंगे सेक्शन 80C में। विड्रॉवल ऑफ सम फ्रॉम सुकन्या समृद्धि अकाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन अबव डिपॉजिट। सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो बनी है, गवर्नमेंट की एक योजना बनी है जिसके बारे में आप और जानना चाहें तो गूगल कर सकते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करने के लिए बनी है। सुकन्या गर्ल के लिए है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, और उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो पूरी तरह से जब आप उसका पैसा निकालेंगे तो आपने पैसा निकाला, आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी। पहले डाला होगा डेफिनेटली। अमाउंट पेएबल फ्रॉम नेशनल पेंशन स्कीम, बहुत सारी जो है पेंशन स्कीमें चलती है, उसमें एक नेशनल पेंशन स्कीम का कॉन्सेप्ट है जहां पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय पैसा डालते हैं, या कई बार अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय और सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी है वो पैसा डालते हैं। इस नेशनल पेंशन स्कीम में आपको जो है पैसा मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, सब कुछ मिलता है। और जब आप जॉब छोड़ते हैं, साथ में आप वहां से पैसा निकालना चाहते हैं, तो आप इसके क्लोजर पर, इसको ठीक कर लेना 60% है, आप इसके क्लोजर पर अगर पैसा निकालते हैं, पॉलिसी को बंद करते हैं, स्कीम से बाहर आना चाहते हैं, उस केस में आप 60% तक विड्रॉ कर सकते हैं अमाउंट, जो पॉलिसी अमाउंट टोटल है, जो एक तरह से पेंशन अमाउंट आपको टोटल मिल सकता है, उसका 60% आप विड्रॉ कर सकते हैं और कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। सेक्शन 10(12)A में एग्जेम्प्ट होगा।
बट यदि आप इसके अलावा इसे विड्रॉ करते हैं किसी और कारणवश से तो 25% तक ही एग्जेम्प्ट होगा। यानी कि आपका पेंशन का टोटल अमाउंट बनता है 100 रुपये, तो आप इसमें से 60 रुपये विड्रॉ कर सकते हैं यदि आप अपनी पॉलिसी को क्लोज करना चाहते हैं, और 60 रुपये तक आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। पूरा अमाउंट विड्रॉ कर लेंगे तो 40 रुपये पर टैक्स लगेगा। यदि आप पॉलिसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं बट आपको पैसों की जरूरत पड़ गई और आप सोचते हैं कि पेंशन फंड से मैं पैसा निकाल लेती हूँ, तो आप फिर भी निकाल सकते हैं 25%, कोई दिक्कत नहीं आएगी और उतना आपका एग्जेम्प्ट होगा, अप टू दिस अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा। और देखते हैं एग्जेम्पशन क्या है। बस एक लिस्ट है, पढ़नी है, ज्यादा कुछ याद नहीं करनी, बस आपको चीजें एक बार क्लिक हो गई, जहां पर लिमिट है वहां पे लिमिट याद हो गई और जहां लिमिट नहीं है वहां पे नाम याद हो गया। जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, भोपाल विक्टिम्स, डिजास्टर में मिलता है, एग्रीकल्चरल इनकम होती है, पार्टनर को जो है शेयर मिलता है, हफ को जो है उसके मेंबर को शेयर मिलता है बिजनेस से जो प्रॉफिट आते हैं। तो ये सब चीजें जब आप रिकॉल करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है क्वेश्चन में जब चीजें आएगी तो आप उसको समझ सकते हैं ये एग्जेम्प्ट होना है या टैक्सेबल होना है। अब आपका जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट है उसमें अगर आप अकाउंट बनाते हैं, बैंक में नहीं पोस्ट ऑफिस के अंदर, वहां भी सेविंग बैंक अकाउंट खुलता है, तो वहां पर उसका जो इंटरेस्ट होगा आपका 3,500 रुपये तक एग्जेम्प्ट होगा। बट यदि आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो 7,000 रुपये तक का इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर एक ज्वाइंट अकाउंट से एग्जेम्प्ट होगा। आपने अकेले खुलाया, मिस्टर ए ने अकेले अकाउंट खुलाया 3,500, मिस्टर ए मिस्टर बी ने मिलकर खुलाया, टोटल उस अकाउंट से इंटरेस्ट आएगा 7,000 तक एग्जेम्प्ट होगा। सेक्शन 10(15) में लिखा है। इसी के साथ जो है गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स हैं और डिपॉजिट सर्टिफिकेट होते हैं जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में इशू किए जाते हैं, उसका जो इंटरेस्ट आएगा वो आपका बिल्कुल ही एग्जेम्प्ट होगा। कई बार क्या होता है दोस्तों, स्कॉलरशिप मिलती है आपको, आप कई बार आपके जो फादर हैं कहीं पे काम कर रहे हैं और वहां पर ऑफिस में प्रोविजन है कि अगर आपके अच्छे परसेंट आएंगे तो ऑफिस वाले भी कुछ स्कॉलरशिप देते हैं, कहीं और से आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो अगर आपको स्कॉलरशिप मिली है टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, उस पैसे को आप एजुकेशन में लगाने के लिए आपको पैसे मिलते हैं, तो सेक्शन 10 क्लॉज 16 में वो एग्जेम्प्ट होगा। मुझे यही बताना है क्या क्या एग्जेम्प्ट होगा, इसमें से काफी चीजें कर चुके हैं, काफी हम करने वाले हैं। माइनर चाइल्ड की जो इनकम होती है पेरेंट्स की इनकम में क्लब होती है, जिस पेरेंट की ज्यादा इनकम होगी, हालांकि जो पेरेंट की इनकम में क्लब हो रहा होता है वो जो है 1,500 रुपये पर एनम पर चाइल्ड माइनस कर सकता है सेक्शन 1032 में, उसे भी एग्जेम्पशन बोलते हैं और एग्जेम्पशन के चैप्टर में मैंने आपको दोबारा यहां करा दिया। इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिलता है 10 लाख तक, वो सेक्शन 1034 में एग्जेम्प्ट होता है, और अगर 10 लाख से ऊपर मिलता है रेजिडेंट इंडिविजुअल को या हफ को तो वो टैक्सेबल होता है 10% रेट पर। फॉरेन कंपनी से मिलता है वो हमेशा ही टैक्सेबल होता है, क्योंकि फॉरेन कंपनी जो है गवर्नमेंट को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स नहीं देती है। शेयर होल्डर को जो इनकम रिसीव होती है ऑन अकाउंट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स, सेक्शन 1034A में एग्जेम्प्ट होगा, सेक्शन 1034A में एग्जेम्प्ट होगा बायबैक पर, क्योंकि बायबैक पर जो है कंपनी ने अगर टैक्स दे दिया है तो वो शेयर होल्डर के लिए एग्जेम्प्ट होता है। ये हमने वहां पढ़ा था कैपिटल गेन के चैप्टर में। म्यूचुअल फंड यूनिट्स है उसका 1035 में डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता है, जो आपके बिहाफ पर कंपनी में पैसा लगाती है और उससे डिविडेंड इनको मिलता है, ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करती है। कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड सेक्शन 1037 में एग्जेम्प्ट होता है, जो हमने कैपिटल गेन के चैप्टर में भी किया है। बट यदि कंपल्सरी एक्वायर नहीं किया और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड आप वैसे ही बेचते हैं, तो उस केस में अगर आपने एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज किया है और उसे दूसरे एग्रीकल्चर लैंड में आप इन्वेस्ट कर देते हैं, तो फिर हमने वो भी कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन में किया था। तो इंडिविजुअल चैप्टर में भी एग्जेम्पशन होती है, देखा आपने। हाँ, और ये ओवरऑल एग्जेम्पशन हम कर रहे हैं। रिवर्स मॉर्गेज की ट्रांजैक्शन होती है, वो हमने कैपिटल गेन में डिस्कस किया था 1043 में, कि आपने अपना घर गिरवी रखा, बदले में पैसे मिले, वो टैक्सेबल नहीं होंगे। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, उन्हें एक डेली अलाउंस मिलता है, रोज का खर्चे का कुछ पैसा मिलता है जो पूरी तरह से उनके लिए एग्जेम्प्ट होता है। साथ ही में उन्हें कुछ कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है, मतलब अपनी कंस्टिट्यूएंसी में कुछ लोगों से मिलना, कुछ खर्चा वर्चा करना, फंड नहीं अलाउंस, मिलने का थोड़ा मेंटेनेंस वगैरह का खर्चा मिलता है, उनका खुद का खर्चा होता है। फंड तो अलग होते हैं जो उन्हें लगाने होते हैं सोशल वर्क के लिए, वो अलग कॉन्सेप्ट है। ये उन्हें कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है एमएलएज को,
या फिर एमपीज को कोई भी अलाउंस मिलता है वो सभी एग्जेम्प्ट होता है, फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, उसमें कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आती है। यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सभी प्रकार के अलाउंस एग्जेम्प्ट होते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को डेली अलाउंस, कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस एग्जेम्प्ट होते हैं, और उससे अलावा अगर कोई अलाउंस मिलता है एमएलए को तो वो 2000 रुपये प्रति महीना तक एग्जेम्प्ट होता है। इसको आप कॉपी में लिख सकते हैं, ऐसे सिंपल ऐसा लिख सकते हैं कि एमपी को सभी प्रकार के अलाउंस एग्जेम्प्ट होते हैं, एमएलए को जो है डेली अलाउंस प्लस कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस एग्जेम्प्ट होता है, बाकी 2000 प्रति महीना तक एग्जेम्प्ट होते हैं। इनकम ऑफ मेंबर ऑफ अ शेड्यूल्ड ट्राइब, कमाल है यार, शेड्यूल्ड ट्राइब वालों की इनकम को एग्जेम्प्ट कर दिया 1026 में, बड़ा ही आश्चर्यजनक प्रोविजन आया है। 19 वाला पॉइंट कहता है भैया देखो, इनकम ऑफ इंडिविजुअल हु इज ऑफ सिक्किमीज ओरिजिन अर्नड इन सिक्किम और डिविडेंड इंटरेस्ट अर्नड फ्रॉम एनी प्लेस विल बी एग्जेम्प्ट। इसको दोबारा से पढ़ेंगे। इनकम ऑफ इंडिविजुअल जो कि सिक्किमीज ओरिजिन का है, वहीं पर पैदा हुआ है, इनकम कमाता है सिक्किम के अंदर ही, एग्जेम्प्ट होगा, और अगर डिविडेंड या इंटरेस्ट उसे कहीं से भी मिलता है वो भी एग्जेम्प्ट होगा। और इसका सेक्शन है 10(26)AA। अगर कोई सिक्किमीज वुमेन है और वो किसी नॉन सिक्किमीज के साथ मैरिज कर लेती है तो फिर उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, इसको नहीं मिलेगी एग्जेम्पशन। ये बेसिकली वो सिक्किम में जो लोग रहते हैं उन्हीं के लिए वो दिया गया है। आप वहीं पर रहो, वहीं पर जो है आप मैरिज करो, वहीं पर आप पैसा कमाओ, बिजनेस करो, आपकी इनकम हमने एग्जेम्प्ट करी है। एक दोस्तों यहां पर हम देखेंगे नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, उसका जो इंटरेस्ट आता है वो नॉन रेजिडेंट के लिए एग्जेम्प्ट है। होता क्या है कि आप अगर इंडिया से बाहर चले जाते हैं तो फिर इंडिया में आपका कोई बैंक अकाउंट ओपन नहीं होना चाहिए, नो बैंक अकाउंट, ना। बट उसके बाद भी आप इंडियन बैंक्स में एक अकाउंट खुलवा सकते हैं जो कि आप नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट उसका नाम दे सकते हैं। दो होते हैं वैसे, एनआरई एनआरओ, दो अकाउंट होते हैं। तो एनआरई अकाउंट अगर आपने खुलवाया है, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, अगर आपको इसका डिफरेंस जानना है तो आप आईसीआईसी बैंक की वेबसाइट पे जाकर या कैनरा बैंक की वेबसाइट पे जाकर इन दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे, ये आपका होमवर्क है। नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट में जो पैसा डाला हुआ है नॉन रेजिडेंट ने, उसका इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होगा नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए। रेजिडेंट नहीं लिखा है, नॉन डैश लिखा हुआ है, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए, सेक्शन 10 क्लॉज 4 में। नॉन सिटीजन एंड नॉन रेजिडेंट हु रिसीव्स अ सैलरी फॉर एम्प्लॉयमेंट इन फॉरेनशिप एंड हिज टोटल स्टे इज लेस देन 90 डेज ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर, तो फिर उसकी भी जो है इनकम इस फॉरेनशिप से जो आई है, सैलरी जो आई है, वो सैलरी एग्जेम्प्ट होगी। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि अगर एक नॉन सिटीजन है और नॉन रेजिडेंट भी है जिसको सैलरी मिलती है फॉर एम्प्लॉयमेंट इन फॉरेनशिप एंड हिज टोटल स्टे इज लेस देन 90 डेज, तो क्या होगा? आप मुझे बताइए कि अगर उसका स्टे ही 90 डेज से कम है तो क्या वो रेजिडेंट होगा? द आंसर इज नो, वो नॉन रेजिडेंट होगा। अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो वैसे ही उसकी जो फॉरेन इनकम है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। बट यहां पर आप ये मान के चलिए कि ये इंडियन इनकम है, तभी इसको एग्जेम्प्ट किया हुआ है। भले ही आप फॉरेन शिप में एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, बट आप आ सकते हैं इंडिया में भी, और इंडिया में आएंगे, वहां इनकम आपको रिसीव होगी, तो फिर वो रिसीव्ड इन इंडिया हो गई, तो इंडियन इनकम हो गई। समझ रहे हैं आप? इंडियन इनकम हो गई, वो भी यहां पर एग्जेम्प्ट करी जाएगी। कुछ ना कुछ यहां पर लोचा है, कभी आया नहीं पेपर में क्वेश्चन। रेमुनरेशन रिसीव्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉई फ्रॉम देयर गवर्नमेंट ड्यूरिंग देयर स्टे इन इंडिया। अब बाहर का गवर्नमेंट का एम्प्लॉय इंडिया आ सकता है, इंडिया में काम कर सकता है, किसी एम्बेसी में आ सकता है, इटली की एम्बेसी, जापान एम्बेसी, जापानीज एम्बेसी, कोई भी एम्बेसी में आ सकता है। वहां पर रेमुनरेशन रिसीव बाय फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होगी उसे इंडिया में रिसीव होगी, क्योंकि वो फॉरेन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, इंडिया आया है और उसे अपनी गवर्नमेंट से पैसा मिल रहा है, तो हमने उसको एग्जेम्प्ट किया है। अगर वो सिर्फ ट्रेनिंग के लिए आता है, तो ट्रेनिंग पर्पस के लिए आता है, तो रॉयल्टी इनकम और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज फ्रॉम नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे एनटीआरओ बोलते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से रॉयल्टी इनकम आती है जो कि नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी को मिलती है, वो एग्जेम्प्ट होगी। सेक्शन 10(6)D में लिखा है। ये सभी सेक्शन नंबर आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, 10(1) पता होना चाहिए, 10(2) पता होना चाहिए,
आपको 1032 पता होना चाहिए, 34 35 पता होना चाहिए, डिविडेंड वगैरह जो मिलता है म्यूचुअल फंड से, इंडियन कंपनी से। 1032 माइनर वाला पता होना चाहिए, जो हम स्टार्टिंग में कर चुके वही पता होनी चाहिए। बाकी में सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि ये कहीं एग्जाम तो नहीं है। आपको पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट का पता होना चाहिए, उससे ज्यादा आपको नहीं पता होना चाहिए। तो मैं एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूं क्योंकि आपकी बुक में दे रखा है। अवार्ड रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट एग्जाम्प्ट होते हैं, गैलेंट्री अवार्ड्स मिलते हैं, पेंशन रिसीव बाय रेसिपिएंट ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स, ये होते हैं ना वीर चक्र वगैरह मिलते हैं, बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं, गैलेंट्री अवार्ड्स बोलते हैं उसे। हाँ, मेरे हिसाब से उसको ही गैलेंट्री अवार्ड्स बोलते हैं। तो अगर उसका रेसिपिएंट है कोई और उसे पेंशन मिलती है, वो पेंशन उसके लिए टैक्सेबल नहीं होगी। ये आप चाहें तो याद रख सकते हैं। सब्सिडी रिसीव बाय असेसी इंगेज इन बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया, टी के लिए सब्सिडी मिली है, एग्जेम्प्ट होगी, उस पर टैक्स नहीं देना होगा। और सिमिलरली अगर रबर, कॉफी, कार्डमम के लिए भी अगर आपको सब्सिडी मिलती है, ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग, टैक्सेबल नहीं होगी। लास्ट में आपका जो सैलरी चैप्टर है उसकी हम काफ़ी सारी एग्जेम्पशंस और करेंगे, वो हम तब करेंगे जब आपका सैलरी चैप्टर होगा, और आखिरी में होगा सैलरी चैप्टर, आने वाले 1-2 क्लासेस के बाद, 1-2 चैप्टर्स के बाद लास्ट में होगा सैलरी का चैप्टर। यहां तक कि आपको बात समझ में आ गई तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए सेक्शन 14 की, जो कहता है कि एग्जेम्प्ट इनकम अर्न करने के लिए अगर खर्चा किया है तो उसकी कोई डिडक्शन, कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलता, क्योंकि इनकम ही एग्जेम्प्ट है। तो उससे आप क्या माइनस करोगे? आप उससे कुछ माइनस नहीं कर सकते। ये थी चीजें आपकी एग्जेम्प्ट इनकम की, और आखिरी आपका बस पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद आपकी आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो है स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करेंगे। फिर उसकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिडक्शन और डिडक्शन के मैं क्वेश्चंस कराऊंगा स्टडी मटेरियल के, और उसके बाद हम टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स करेंगे, तब जाकर जो है आपका कोर्स सैलरी को छोड़कर कंप्लीट होगा। जो 5 नंबर का सैलरी उसे एंड में करेंगे। यहां पर देखिएगा एग्जेम्पशन का सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो छोटे मोटे हैं, ये एग्जेम्प्ट होता है, वो एग्जेम्प्ट होता है, जिसमें बहुत सारे आपके कम से कम 5-10 तो हमने पहले कभी ना कभी डिस्कस कर लिए थे, 5-6 तो कर ही लिए थे, और बाकी जो 5-6 हैं वो बिल्कुल ही कॉमन सेंस है। भोपाल गैस विक्टिम हो गया, डिजास्टर में कुछ मिल गया, एमपीज वगैरह को मिलता है तो कहाँ टैक्सेबल होगा कोई अलाउंस, तो वो सब चीज़ें जो है बहुत ही ईजी चीज़ें जो आप याद कर सकते हैं। सब्सिडी वगैरह मिल गई, टी के लिए, रबर के लिए, कॉफ़ी के लिए एग्जेम्प्ट होगी। अब जो आखिरी आपका आ रहा है वो सेक्शन 10AA आ रहा है, टैक्स हॉलीडे फॉर यूनिट्स एस्टैब्लिश्ड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। टैक्स हॉलीडे फॉर यूनिट्स एस्टैब्लिश्ड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ये ऐसे जोन होते हैं जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करते हैं और इंडिया से जो है बाहर सेल करने में मदद करते हैं। तो यहां पर जो है इनको टैक्स हॉलीडे का बेनिफिट दिया गया है, और उसके लिए कुछ कंडीशंस या शर्तें रखी गई हैं। कंडीशन ये है कि एंटरप्रेन्योर मैन्युफैक्चरिंग इन एसईजेड जो भी होगा वो एक नई यूनिट या अंडरटेकिंग वहां पर लगाता है, क्योंकि टैक्स हॉलीडे आप स्टार्टिंग में ही क्लेम कर सकते हैं, जैसे ही आपने लगाई तब आप क्लेम कर सकते हैं। हालांकि केस लॉ वगैरह और भी होंगे इसके, कि अगर कोई पहले नहीं क्लेम कर पाया बाद में क्लेम करना चाहता है तो क्या होगा, बट फिलहाल अगर आपने नई अंडरटेकिंग लगाई, नई यूनिट लगाई, तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस को आपने स्प्लिट कर एक नया बिजनेस बना दिया, उसी के प्लांट एंड मशीनरी कहीं ट्रांसफर कर दिए, नामकरण बदल दिया और कहा भैया यही मेरी नई यूनिट है, तो काम नहीं चलेगा। आपको एक्चुअली में नई यूनिट, नई अंडरटेकिंग बनानी पड़ेगी, और नए प्लांट एंड मशीनरी कम से कम 80% ऑफ द टोटल प्लांट एंड मशीनरी, नए प्लांट एंड मशीनरी लगाने पड़ेंगे। अगर आप बाहर से लाते हैं प्लांट एंड मशीनरी तो उसको मैं नया प्लांट एंड मशीनरी ही मानूंगा, और इसके लिए आपको जो है एक रिपोर्ट भी सीए से देनी पड़ेगी इस पूरे काम झाम के लिए, कि आपने सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करा है, उसके लिए एक सीए से रिपोर्ट भी लानी पड़ेगी। तो आप लोगों को एक और काम मिल गया। संक्षेप में मैंने ये बताया कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो एक्सपोर्ट करते हैं, अगर वहां पर एक नई यूनिट लगाई गई है और आपने सारे नए प्लांट एंड मशीनरी लगाए हैं 80% से ज़्यादा, बाहर से अगर आपने इंपोर्ट करें उसे भी मैं नया प्लांट एंड मशीनरी मानूंगा, सीए का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। तो फिर आपको जो है पहले 5 सालों में, जिस साल आप स्टार्ट करते हैं अपने ऑपरेशन, उसके पहले 5 सालों में 100% प्रॉफिट जो आएंगे एक्सपोर्ट से, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ये एक तरीके की डिडक्शन है, प्रॉफिट आए माइनस सेक्शन 10AA की डिडक्शन, प्रॉफिट कम, 0। अगले 5 सालों में, 5 साल खत्म हो गए, 6th ईयर स्टार्ट हो गया, अगले 5 सालों में आपको प्रॉफिट का 50% प्रॉफिट जो होंगे वो डिडक्शन के रूप में मिल जाएंगे। पहले कैलकुलेट करो,
सारे खर्चों के बाद कैलकुलेट करो, और फिर पहले 5 साल कोई टैक्स नहीं, एक्सपोर्ट से, एक्सपोर्ट के प्रॉफिट से सर, एक्सपोर्ट के प्रॉफिट से। अगले 5 साल 50% प्रॉफिट पे कोई टैक्स नहीं, और उसके अगले 5 साल जो है जितना अमाउंट आप डेबिट करते हैं पीएनएल में और क्रेडिट करते हैं एसईजेड री इन्वेस्टमेंट अलाउंस में कि भैया मैं इससे और जो है प्लांट एंड मशीनरी खरीदूंगा, तो वो जो है आप एक्सपोर्ट प्रॉफिट का 50% जो है इस पर्टिकुलर अलाउंस में रिजर्व में डाल सकते हैं, और इस रिजर्व से जो है आप 3 साल के भीतर प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर कर सकते हैं, कोई भी नया प्लांट एंड मशीनरी आप एक्वायर कर सकते हैं। पर इस पैसे को आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज नहीं कर सकते, बाहर रेमिट इस पैसे को आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बाहर यूज करेंगे, मिस यूटिलाइज करेंगे, तो उस केस में आपके लिए फिर से टैक्सेबल हो जाएगा। यानी संक्षेप में मैं आपको बताऊं तो अगर आपका एसईजेड में आप कोई लगाते हैं यूनिट, अगर 80% प्लांट एंड मशीनरी आपके जो है वो न्यू है, टोटल के 80% या उससे ज़्यादा बाहर से आया तो भी इसे न्यू मान लेंगे, तो उस केस में आपने कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब जो है पहले 5 साल आपके 100% एक्सपोर्ट के प्रॉफिट एग्जेम्प्ट, उसके अगले 5 साल 50% एक्सपोर्ट के प्रॉफिट एग्जेम्प्ट या एग्जेम्प्ट मान लो, डिडक्शन मान लो, जो भी प्रॉफिट आएगा माइनस कर सकते हो 10AA में। मान लो 1 करोड़ का प्रॉफिट आया, माइनस 50 लाख अंडर 10AA, बाकी 50 लाख टैक्सेबल। पहले 5 साल, उसके अगले 5 साल, और फिर उसके अगले 5 साल आप 50% जो एक्सपोर्ट प्रॉफिट का होगा वो आप एक इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्टमेंट अलाउंस में डाल सकते हैं, और उससे आप नई प्लांट एंड मशीनरी बाय करने के लिए यूज कर सकते हैं 3 साल के भीतर। तो वो एक तरह से आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि आपने जो है उसको री इन्वेस्ट कर लिया। अब आपका सवाल होगा कि एक्सपोर्ट के प्रॉफिट कैसे निकलते हैं। तो जो एसईजेड यूनिट है जरूरी नहीं वो सारी चीजें एक्सपोर्ट करे, हालांकि उसका पर्पस एक्सपोर्ट होता है, बट कई चीजें जो है डोमेस्टिक मार्केट में भी बेच सकते हैं। इसीलिए जो है जो भी टोटल प्रॉफिट आए हैं वो आपको देखना पड़ेगा कि अगर एसईजेड का टोटल टर्नओवर इतना है तो इतने प्रॉफिट आते हैं, तो एक्सपोर्ट का टर्नओवर कितना है उस हिसाब से एक्सपोर्ट का कितना प्रॉफिट आएगा, ये आपको देखना पड़ेगा। और जब आप ऐसा देखेंगे तो आपको एक्सपोर्ट प्रॉफिट पता लग जाएंगे, जो कि पहले 5 साल 100% एग्जेम्प्ट, उसके बाद 5 साल जो है 50% एग्जेम्प्ट, उसके बाद 5 साल 50% एग्जेम्प्ट है, डिडक्शन ले सकते हैं 10AA की, अगर आप उसको डालते हैं एक पर्टिकुलर री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट में, और जिससे आप यूज करते हैं विद इन 3 ईयर्स प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने के लिए, इंडिया के बाहर रेमिट नहीं करेंगे। रिसेंटली अमेंडमेंट आई है जिसमें बताया गया है कि टर्नओवर जो है उसमें आप फ्रेट, इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस जो आप इंडिया के बाहर डिलीवरी करते हैं उसके लिए खर्चे आप करते हैं, फ्रेट, इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन का। चेंजेस लिख दिया, चार्जेस आएगा यहाँ पे, चार्जेस कर लेना, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस, ये देखो यहाँ पे ना, इसको ठीक कर लेना करेक्ट, मैं आपको करेक्ट कर ही दूंगा। चार्जेस एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस जो आप इंडिया के बाहर करते हैं, जिसे बोलते हैं ना कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, तो फ्रेट का खर्चा, बाहर पहुंचाने का खर्चा, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, वो इस टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होएगा। हो सकता है आप सामने वाली पार्टी से पैसे कलेक्ट करें उसके, पर वो जो है टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा, ये यहां पर लिखा है, ये अमेंडमेंट भी आई है। एग्जाम्पल जो है डिस्कस्ड है स्टडी मटेरियल में, और आई थिंक इसका रीजन यही होगा कि आप जब टोटल टर्नओवर लेते होंगे तो यहाँ तो आप टोटल टर्नओवर में नॉर्मल बेस बनाते होंगे, डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट का, और जब एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें ये सारे चार्जेस भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो ये बढ़ जाता है आपका न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर बढ़ने से जो है ज़्यादा पोर्शन ऑफ प्रॉफिट आप एग्जेम्प्ट ले लेते हैं, डिडक्शन की फॉर्म में ले लेते हैं 10AA में। तो आप इसको इंक्लूड मत करना टर्नओवर में अगर क्वेश्चन आएगा। और इसी के साथ जो है आपका एग्जेम्पशन का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अभी मैं आपको स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, और फिर आपका स्टडी मटेरियल से भी एग्जेम्पशन हो जाएगा। फिर हम जो है डिडक्शन करेंगे, जो मैंने यहाँ पर लिख लिया है सब कुछ, जिसकी करीब करीब आप कह सकते हैं 3rd पेज से 7th पेज, यानी कि आपके करीब करीब 4 पेज, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब करीबन 5 पेजेस होंगे। वो हम 2 क्लासेस में डिस्कस करेंगे, छोटा छोटा, ज़्यादा नहीं, 2 क्लासेस में करेंगे 3-3 पेजेस करके, तो आपको भी ईजी रहेगा। और फिर मैं आपको स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। मैं तो खैर बना ही रहा हूँ वीडियोस, आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और थैंक यू सो मच, बाय बाय।